है, दोपहरी है, धूप है, उसके बावजूद भी बाबूजी को मानने वालों को कोई धूप की और गर्मी की परवाह नहीं है। वो आज सब उनके सम्मान में यहां पर मौजूद हैं। जितने लोग पंडाल में हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमें सड़क और लखनऊ से जब मैं आ रहा था मैंने लोगों को देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिनको हम आज याद कर रहे हैं, बाबूजी आपके नेता तो थे ही थे, लेकिन अगर हम देखें उस कद का, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो शायद हमें कोई दूसरा नाम याद आता नहीं है जो उनके कद के बराबर का कोई नेता रहा हो। आज हालांकि बाबूजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले लोग, और न जाने कितने यहां मौजूद लोग होंगे जिन्होंने उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया है। यहां जितने उनके परिवार के लोग खड़े हैं या मंच पे परिवार के लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जितने सहयोगी साथी आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि सही मायने में उनको यही श्रद्धांजलि है कि हम सब लोग मिलकर के आज उन्हें याद कर रहे हैं। और वो जहां भी होंगे, हमारा धर्म औरों का धर्म अलग अलग तरीके से सोचता है, समझता है, लेकिन जब यहां पर इतने लोग मौजूद हैं, कहीं भी होंगे या जहां भी उन्हें जीवन के बाद जीवन मिला होगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर से चाहे वो देख रहे होंगे कि कहां हमारे चाहने वाले लोग इकट्ठे खड़े और बैठे दिखाई दे रहे हैं। जहां हम आज आदरणीय बेनी प्रसाद बाबूजी को याद कर रहे हैं, वहीं मैं सुन रहा था लोगों को, बार बार लोग ये कह रहे थे कि 22 में सरकार बनेगी और यही संकल्प लेने आए हैं हम लोग और यही सदी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन हमारे साथियों, आप याद करो, बाबूजी ने एक बार सरकार नहीं बनाई है। बाबूजी के चाहने वाले, उनके साथ चलने वालों ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना करके आगे बढ़ाने का काम इस विचारधारा को किया है। आज जरूर हम लोग 22 का सोच रहे हैं, लेकिन सोचो जरा पीछे पलट करके, उत्तर प्रदेश में अगर नेताजी के साथ दुख दर्द में, परेशानी में और राजनीति की चाहे वो ऊंचाइयां रही हों और राजनीति की कहीं अगर थोड़ी बहुत इधर उधर वाली बात हुई हो, अगर कोई खड़ा दिखाई दिया है तो मैं समझता हूं बाबूजी हमेशा नेताजी के साथ और समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े दिखाई दिए। और वो नेता ऐसे हैं, ऐसे नेता रहे वो, जब कह दिया उन्होंने, मुझे याद है लोकसभा का, अगर बाबूजी ने कोई बात कह दी तो दोबारा वो पलट करके बदलते नहीं थे। एक बार लोकसभा में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया उन्होंने, पूरी लोकसभा हंगामे में चली गई। यही बीजेपी के पार्टी के लोगों ने न जाने क्या क्या कहा और कहा कि लोकसभा तब तक नहीं चलेगी जब तक बेनी प्रसाद वर्मा जी अपने बात जो कही है वो वापस न ले लें। वो सदन में आते थे, दूसरे दल के लोग सदन में आते थे, लेकिन जैसे ही वो बाबूजी को देखते थे वो हंगामा करना शुरू कर देते थे बीजेपी के लोग, और यही मांग रखते थे कि सदन तभी चलेगा जब बाबूजी अपनी बात को वापस ले ले, अपने बात की माफी मांग लें। मुझे याद है लोकसभा में सदन चला हो नहीं चला हो, उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया। उस समय जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने जरूर माफी मांगी, तब जाकर के सदन चला।
शायद बाबूजी वो नेता थे, एक बार जो कह दिया वो पीछे नहीं हटते थे। हाल ही में मुझे याद है, अभी जब उपचुनाव हो रहा था, मैंने उनसे मिला जाकर के मैंने कहा ये बहुत कठिन चुनाव है, ये जैतपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, ये विधानसभा आपकी भी रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा क्योंकि सरकार से हमें लड़ना है। जब मैं जाकर के उनसे मिला, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि हमारे कहने से टिकट दे दो। मैंने कहा बाबूजी टिकट तो मैं दे दूंगा आपके कहने से, लेकिन मैं स्वास्थ्य देख रहा हूं, आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आप क्षेत्र में चले जाओगे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करना, टिकट दे दो, हमें चाहे फोन पर संपर्क रखना पड़े, फोन पर बात करनी पड़े, हम आपको जिता करके भेज देंगे। और मैंने उनकी बात पर भरोसा किया। और आप सब जानते हैं, यहां पर हमारे गोप जी से लेकर के सब जानते हैं, जितने नेता बैठे हैं, कि उन्होंने जो फैसला कराया, न जाने सरकार क्या क्या करती रही, न जाने सरकार के लोग क्या क्या करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिता करके भेज दिया। मैंने बाद में जानकारी की, मैं जब जानकारी कर रहा था, जब बीच में चुनाव के दौरान मुझे पता लगा कि न जाने कितने लोगों से फोन पे बात की उन्होंने, जो प्रधान थे, नहीं जीत पा रहे थे, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, जो लोग पार्टी के समर्पित थे, या कुछ लोग जो दूसरे दल में चले गए थे, वो इस दल से नाराजगी रखते थे, उनसे भी फोन पे बात की। और जानते होंगे कि एक एक कार्यकर्ता नेता से बात की और वही बाई इलेक्शन आपकी समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके यहां पर जीत दर्ज कराई। ऐसे बाबूजी थे जिन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को मोड़ करके समाजवादी पार्टी में खड़ा कर दिया। इसलिए जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग, हम यही कहना चाहते हैं कि यहां के लोगों ने और यहां की जनता ने हमें का साथ दिया है। और बाबूजी लगातार जीवन भर जिन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिला उनके लिए लड़ते रहे हैं। वंचित लोग जिन्हें अभी मुख्य धारा में अभी नहीं ला पाए हम लोग, वो लोग जो हमारे पिछड़े हैं, वो जो लोग हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जिन्हें सम्मान मिल जाना चाहिए था, हक मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वो जीवन भर उनके लिए कोई संघर्ष करता रहा। तो आदरणीय हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी लगातार उनके बीच में काम करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहां से अपना जीवन शुरू किया होगा, अभाव की चीजें, अभाव रहा होगा चीजों का, वो गरीबी से निकल करके और गरीबों के लिए कभी पीछे नहीं हटे। वो अगर उन्हें लड़ना भी पड़ा होगा, वो लड़ गए होंगे, लेकिन अपने सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए आज उनके तमाम लोग जो हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि आने वाले समय में पहले से ज्यादा कठिन लड़ाई होने जा रही है। इसलिए हमें पहले से ज्यादा आपका सहयोग, पहले से ज्यादा आपकी मदद हम समाजवादी लोगों को चाहिए होगी। आज जब मैं राकेश वर्मा जी से मिला तो यहां पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारा इनका कोई संबंध पॉलिटिकल संबंध नहीं है, राजनीतिक संबंध नहीं है। ये लोग और यहां पर जो अभी आवाज भी दे रहे हैं, वो नहीं जानते होंगे कि हमारा इनका क्या संबंध है। यहां जितने लोग बैठे हैं वो शायद ये बात नहीं जानते होंगे। हालांकि राजनीति में राजनीति करने वाले लोगों को तो बहुत शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं, दिन भर कार्यक्रम बना रहता है कि कितनी शादियों में जाना है हमें। लेकिन बाराबंकी के लोगों और हमारी पार्टी के नेता शायद ये बात नहीं जानते होंगे। अगर बाराबंकी में सबसे पहले मैंने कोई शादी अटेंड की है और बाराबंकी की है तो शायद वो राकेश वर्मा जी थे। पहली शादी, तो हम तो राजनीति में भी नहीं थे। तो ये हमारा कोई आज का संबंध नहीं है परिवार से, बहुत पुराना संबंध है।
और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से नेताजी के साथ बाबूजी लगातार खड़े रहे, उसी तरीके से राकेश वर्मा जी को भी साथ हम समाजवादी लोग साथ लेकर चलेंगे। मुझे याद है कि राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोग जिसके साथ एक बार खड़े हो जाते हैं दोबारा पीछे नहीं हटने का काम करते हैं। ये समाजवादी लोगों का हमारा चरित्र है। जहां तक आज के राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है, अगर बाबूजी होते तो शायद हमें और आपको सबको संघर्ष में धकेल देते, क्योंकि जिस तरह का लोकतंत्र को खतरा है, आज कोई परवाह नहीं कर रहा है कि लोकतंत्र और संविधान हमें क्या अधिकार देता है। आज जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी है, अगर यही रास्ता बना रहा तो शायद हमारे जो अधिकार हैं उनको अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अगर जो लोग इतिहास के पन्ने जानते होंगे, पढ़े होंगे, वो याद करें कि इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो एक कंपनी थी, कारोबार करने आई थी, वो बाजार दे करके कारोबार कर रही थी, और यहां से न जाने कितना बड़ा बड़ा कारोबार किया उन्होंने। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब सरकार बन गई कोई जाना ही नहीं। केवल एक कानून पास हुआ था, जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, उसमें एक कानून पास हुआ, वही कंपनी सरकार बन गई। और जिन हालातों में हम और आप लोग देख रहे हैं, देश की जो परिस्थितियां बन गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सरकारी चीजों को कंपनियां बना रहे हैं। और सोचिए, कभी अगर सरकारी चीजें कंपनी बन जाएंगी तो हमारे आपके अधिकारों का क्या होगा। जिन अधिकारों के लिए समाजवादी आंदोलन न जाने कितने हुए हैं, यहां पर बैठे हुए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी होगी, अगर चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो बताओ आपके आरक्षण का क्या होगा, आपकी नौकरियों का क्या होगा, जो अधिकार मिल रहे थे आपको संविधान से, उन अधिकारों का क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहां तो हम जानते हैं ये सब खेती करने वाले लोग हैं। ये जितने बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब खेती से जुड़े लोग हैं। कोई बड़ा कारोबार वाला नहीं है, सब अपना खेत में खेती करते हैं। तो बताओ, अगर ये अधिकार छीनने लगेंगे तो हमारी खेती का क्या होगा। अभी जो 3 कानून पास हुए दिल्ली में, याद रखना किसान भाइयों, ये कानून अगर जमीन तक पहुंच गए, धीमे धीमे ये कारोबार, ये आपकी खेती बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी, बड़े कारोबार करने वाले लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जो मुनाफा मिलना है आपको, वो मुनाफा नहीं मिल सकता। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो 3 कानून लेकर के आई है हमारी आपकी जमीन छीनने के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस मौके पर, जब बाबूजी को हम लोग याद कर रहे हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये कानून जो आ रहे हैं उनका लगातार समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, और जब कभी हमें मौका मिलेगा इन कानूनों को बाहर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि इन कानूनों से हमारे किसान और हमारे नौजवानों का भविष्य छिनने जा रहा है। इसलिए जहां किसान का सवाल हो, जहां किसान का सवाल हो, क्योंकि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो वैश्विक महामारी आई, अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था बचाई है तो हमारे गरीब और किसानों ने अर्थव्यवस्था बचाई है। अगर हमारे किसानों ने मेहनत नहीं की होती तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। हमारा किसान, गांव में रहने वाले लोग लगातार मेहनत करते रहे, उन्होंने इस बीमारी की परवाह नहीं की, और अगर बीमारी की परवाह की होती तो शायद हमें खाने को नहीं मिलता, हमारे पेट में अनाज नहीं पहुंचता। सोचिए, किसान जो खेती करता है, खेत में रहता है, जो फसल पैदा कर करके न जाने कितनों का पेट भरता है, और यही किसान है जो पेट भरता है, यही किसान है जो हमें कपड़े पहनाता है। और सोचो, किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय किसान अपना हक मांग रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ये आतंकवादी है, ये लोग बाहर से आए लोग हैं। इतना अपमान
कभी किसानों का नहीं किया गया होगा जितना किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए जब हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये भी याद करें कि ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे किसानों को अपमानित कर रहे हैं, कह रही आतंकवादी हैं, उन्हें आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाने का भी काम करेंगे। क्योंकि बाराबंकी ऐसा जिला है जो समाजवादी जिला है, और बाराबंकी जिला वो है जो समाजवादी सरकार बनाता है। जब बाराबंकी जीतता है, जब बाराबंकी जीतता है तब सरकार बनती है। जब जब सरकार बनी है तो बाराबंकी जीत करके, जिता करके बाराबंकी ने सरकार बनाई है। और ये समाजवादी धरती है। अगर हम पुराना देखें, लोहिया जी के साथी, लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे ले जाने वाले भी इस जमीन पर रहे हैं। अगर हम याद करें राम सेवक यादव जी को, नेताजी को और आदरणीय बाबूजी, यही वो लोग हैं, और जायसवाल जी जिन्होंने इस समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया है। इसलिए आने वाली पीढ़ी से भी हम कहना चाहते हैं, नौजवानों से, ये हमारे किसान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जा सकता है तो वही सिद्धांत, समाजवादी आंदोलन वाले सिद्धांत ही आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर खुशहाली का रास्ता कोई दिखा सकता है तो यही समाजवादी आंदोलन है जो खुशहाली की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। इसलिए नौजवानों, हम आपसे भी कहते हैं, ये नौकरियां नहीं मिलने वाली, ये रोजगार के अवसर इसलिए खत्म किए जा रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखें, और अगर रोजगार, नौकरी और काम नहीं होगा तो सोचो हमारे नौजवानों का भविष्य होगा। सपने कितने बड़े बड़े दिखाए सरकार ने। इसी सरकार ने कहा कि हम इतना कारोबार ले आएंगे, इतना काम फैला देंगे, इतने उद्योग लगा देंगे। अब तो 4 साल पूरे हो गए, बताओ कितने उद्योग लग गए हैं। 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल पूरा होने जा रहा है। बताओ कहां उद्योग लग गया है। लखनऊ में तो नहीं लगा, बताओ बाराबंकी में कहीं उद्योग लगा दिया हो तो बता दो हमें और आपको बताया कि 5 लाख करोड़ के करार हो गए, एमओयू हो गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे लखनऊ में, बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग बुलाए गए थे, और 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। आज 4 साल पूरे हो गए, बताए सरकार के एमओयू जमीन पर कितने पहुंचे हैं। यही किसान पथ 10 साल से बन रहा, अभी तक नहीं बन पाया। यही एक सड़क बन रही थी लखनऊ के आसपास, 10 साल से ज्यादा हो गया समय, अभी सड़क नहीं बना पाए। और याद कीजिए, समाजवादियों की सरकार थी, जब समाजवादी काम करते थे तो 22-22 महीने में एक्सप्रेस वे बना करके खड़ा कर देते थे। ये समाजवादियों का काम करने का तरीका है। और ये सरकार हमसे और आपसे क्यों दूर भाग रही है, वो बातें नहीं कहूंगा मैं अपने मुख्यमंत्री जी की, कि अगर वो लाल टोपी देख लें तो कितना घबरा जाते हैं। वो लाल रंग देख के ही घबरा रहे हैं, और वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई सरकार बनाने जा रहा है तो यही हमारे लाल टोपी वाले सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि जनता को दुख दिया है सरकार ने। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ कभी जनता को नहीं मिली होगी, और एक एक फैसले से परेशानी आई है। हालांकि नोटबंदी बहुत पुराना फैसला था। याद कीजिए, नोटबंदी के समय पर कहा गया कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, महंगाई पे नियंत्रण लग जाएगा। बताओ, नोटबंदी इतने साल हो गए हो करके, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बेईमानी खत्म हो गई? और फिर उसके बाद इन्होंने वैश्विक महामारी का सहारा लेकर के हमारे और आपके सबके नाक और मुंह बंद कर दिए। ऐसा फैसला लिया सरकार ने कि आप और हम सब नाक और मुंह बंद कर करके रहे।
साल काट दिया हमने, पूरी साल गुजार दी इसी तरीके से। वैश्विक महामारी के नाम पर न जाने कितना अपमानित होना पड़ा, कमरों में रहना पड़ा, घरों में रहना पड़ गया। अगर कोई बाहर निकलता था तो पुलिस हमें दौड़ा लेती थी, लाठी मारती थी कि जाओ घर के अंदर। कितना अपमानित होना पड़ा। इतने बुरे दिन हम लोगों ने वैश्विक महामारी में देखे जितने शायद किसी ने भी बुरे दिन नहीं देखे होंगे। कारोबार छिन गया लोगों का, लोगों की नौकरी छिन गई। जो छोटा मोटा कारोबार करते थे सड़क के किनारे, उनका भी कारोबार खत्म हो गया, अब कारोबार नहीं शुरू हो पा रहा है। और यही लोग जो हम लोगों को कभी कभी डंडा दिखा करके डराते थे, ये भूल गए कि इनका भी वेतन सरकार ने काट लिया वैश्विक महामारी के नाम पर। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बचा, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बचा जिसका वेतन न काट दिया हो। और यही पुलिस के वर्दी वाले पहनने वाले, इनका सबसे ज्यादा वेतन कटा है। तो वैश्विक महामारी के नाम पर हमें और आपको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सुना है कि फिर वैश्विक महामारी का सहारा सरकार लेना चाहती है। सुना है कि वैश्विक महामारी का सहारा लेना चाहती है फिर सरकार, और उसका सहारा लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है सरकार। ये पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, ये प्रभावित करना चाहती है सरकार। चुनाव नहीं था तो वैश्विक महामारी नहीं थी। बंगाल में चुनाव है, कोई वैश्विक महामारी नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर कुछ फेरबदल करना है तो वैश्विक महामारी है यहां पर। इसलिए सावधान रहिए इन लोगों से। ये वैश्विक महामारी के बहाने हमारे आपके हक छीन रही है। वैश्विक महामारी के पीछे हमारे आपके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। सोचिए आप, वैश्विक महामारी के पीछे 3 कानून ऐसे ले आए जिससे हमारे किसानों की पूरी खेती छिन जाएगी। वैश्विक महामारी चल रही है, कोई कारोबार नहीं हो पा रहा है। जब हमारे गरीब की सबसे ज्यादा मदद होनी चाहिए, उस समय बताओ डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। कोई सोच सकता है कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा? डीजल पेट्रोल महंगा, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और याद रखना, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय पूरी की पूरी महंगाई आ जाती है। आज महंगाई के खिलाफ नहीं बीजेपी कुछ बोल रही है। याद करिए वो समय जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्याज की माला डाल करके जनता को गुमराह कर रहे थे, महंगाई के लेकर के प्याज की माला डाल के घूमते थे, सिलेंडर को लेकर के दिखाते थे। आज बताओ उज्ज्वला का क्या हालत है? क्या कोई अपना उज्ज्वला का सिलेंडर भरा सकता है? जो कीमत मामूली थी आज कितनी पहुंच गई। हम यही जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण, आखिरकार ये मुनाफा जा किसके पास रहा है? अगर मुनाफा उद्योगपतियों पे जा रहा है तो हमारे किसानों को क्या लाभ है इसका? इसलिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। जहां ये कानून ला रहे हैं किसानों के लिए, आपकी खेती को छीनने के लिए, और हमारी जो उद्योग कारखाने लग जाने चाहिए थे उनको बेचने का काम कर रहे हैं। अगर सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी तो शायद हमें मिलने वाले अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आज जब हम श्रद्धांजलि के दिन बाबूजी को याद कर रहे हैं तो उन चीजों को भी याद करना जिन चीजों को लेकर के बाबूजी ने अपने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने जीवन भर लोगों को जगाने का काम किया। आज जब हम बैठे हैं तो याद करें कि अगर यही रास्ता भारतीय जनता पार्टी का बना रहा तो जो अधिकार और सम्मान मिलता था वो सब छीन लिया जाएगा। इसलिए आज जब हम लौटे श्रद्धांजलि सभा के बाद तो यही संकल्प लें कि जो बाबूजी ने रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे चल करके हम समाज को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की, उनके सहयोगी साथी इतनी बड़ी संख्या में आए, आज उन्हें याद कर रहे हैं। वो संकल्प लेकर के भी जाएंगे कि आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो ऐसी ताकतें जो हमारे पिछड़ों के अधिकारों को छीन रही है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अपमानित कर रही हैं, ताकतें जो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के उन ताकतों को सबक सिखाने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश वर्मा जी को,
और उनके परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के